8,500 रुपीज। मैंने एक टीवी परचेज किया है, आई एम ए शॉपकीपर एंड मैं डील करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में। मैंने एक टीवी को परचेज किया फॉर 8,500 रुपीज। सीधा सीधा आपको ऐसे ही याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे ही जुबानी जुबानी कह दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज जो मैंने, जब मैंने इस टीवी को सेल किया होगा, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है परसेंटेज में, मैंने मान लीजिए 25% प्रॉफिट, या इससे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी शायद, मान लीजिए 20% प्रॉफिट मैंने इस केस में, जब मैंने इस टीवी को सेल किया, प्रॉफिट परसेंटेज जो मैंने इस केस में कमाया है वो है 20%। ये मेरा प्रॉफिट हुआ है 20%, नॉट इन नंबर्स बट इन परसेंटेज, नॉट इन नंबर्स बट इन परसेंटेज, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं आपसे बस ये इजी क्वेश्चन पूछूं कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या है, आप क्या करोगे? आपको सीधा सीधा इस कॉस्ट प्राइस का 20% दिमाग में कैलकुलेट करना है। इसका 10% हो गया 850, 20% का मतलब 850 इंटू 2 zeros, 2 5 is 10, 0 1 कैरी, 2 8 is 16 प्लस 1 हो गया 17। इसका मतलब 8500 में आपको सीधा सीधा ऐड करना है 1700, 002, आई थिंक ये होगा 10,200। आई एम नॉट श्योर अबाउट कैलकुलेशन, इसका देख लेना, लेकिन मुझे लगता है रुपीज 10,200 इसका सही आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया होगा वो सीधा सीधा बात करेगा, ही विल टॉक अबाउट कि इस ट्रांजैक्शन में इसको इतना प्रॉफिट हुआ है, बताइए सेलिंग प्राइस क्या है। सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस का वो परसेंटेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है एंड वो आपको फिर कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, वो होगी उस पर्टिकुलर चीज की सेलिंग प्राइस। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, अब अगर मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल एक अम्ब्रेला है, अब मैं अम्ब्रेलाज में डील करता हूं, एक अम्ब्रेला को मैंने परचेज किया फॉर रुपीज 760, इसका मतलब ये है इस अम्ब्रेला की कॉस्ट प्राइस, एंड इसको जब मैंने सेल किया है ना, मुझे लॉस हुआ है 10% का, मुझे लॉस हुआ है 10% का। आप क्या करोगे इस केस में? अगर सेलिंग प्राइस में आपको निकालने के लिए कहूं, आपको क्या करना है, 760 इसमें से 10% इसी का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू आएगी वही होगी यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज कहा गया है इस ट्रांजेक्शन में हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस का वो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना है और वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अगर कहा गया है कि इस ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है एंड लॉस एज अ परसेंटेज दिया हुआ है, आपको फिर से वो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस्ट प्राइस की, उसके बाद कॉस्ट प्राइस में से वो परसेंटेज वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने कल डिस्कस किया था। इतना किसको क्लियर है गाइस? ठीक है, आई थिंक शायद यही हमने कल डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट पे और क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, आप भी लिखिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन में देख लेता हूं। सॉरी। जो मैं अभी तक समझा रहा था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक पर्सन है, वो सेलफोन्स सेल करता है। एक पर्सन है या एक शॉपकीपर है जो सेलफोन्स में डील करता है, और ये हर किसी सेलफोन को जब सेल करता है उस पे ये कस्टमर से क्या करता है, उस पे ये कस्टमर से 28% ज्यादा पैसा लेता है, 28% मोर देन कॉस्ट प्राइस। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक शॉपकीपर है, वो सेलफोन सेल करता है और वो कस्टमर से एक सेलफोन पे जब उसको सेल करता है चार्ज करता है 28% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। एक कस्टमर आया उसके शॉप में, उसका नाम है फॉर एग्जांपल ए, इसने पे किया रुपीज
8,960 एंड इसने एक सेलफोन परचेज किया। इसने पे किया 8,960 एंड इसने एक सेलफोन परचेज किया। आपको बताना है जो कॉस्ट प्राइस है सेलफोन की वो कितनी है। इंग्लिश में मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द ओनर ऑफ ए सेलफोन शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 28% more than the cost price. If a customer paid rupees 8,960 for the cell phone, then what was the cost price of the cell phone? अभी तक मैं यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था। ये तो अगर मैं इसको रेटिंग डिफिकल्टी लेवल पे रेट करना चाहूं ना तो ये है 1 आउट ऑफ 10। इतना इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्व कीजिए इसको, बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। The owner of a cell phone shop charges his customer 28% more than the cost price. If the customer paid rupees 8,960 for the cell phone, then what was the cost price of the cell phone? अगर आप ऑप्शनल देखना चाहो तो वो भी मैं लिख रहा हूं। 7,800, 7,100, 6,900 and none of the above. ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये 7,000 वाले कौन है? ये 7,000 वाले कौन है? सर डी ऑप्शन। 7,000 कुछ कुछ वन। आफ्ताब भाई आप बोल रहे हो? ये 7,000 कौन बोल रहा है? 7,000 किसका आंसर आया है? ठीक है, 7,000 वाले सही है, मैं ऐसे ही डरा रहा था। आधे लोग भटक गए हैं। आधु ने लिखा अब 700, आधे लिख रहे हैं 1970। हिस्ट्री की पता नहीं कौन सी डेट है, पता नहीं इस डेट को कौन सा बड़ा इवेंट हुआ है। आधे अभी लिखेंगे उसकी डेट 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, आधे लिखेंगे स्वदेशी मूवमेंट की डेट, आधे लिखेंगे वो मोपीला रेबेलियन। अपने आंसर पे आपको अपने आंसर पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, डरना नहीं है। मैं ऐसे ही फालतू में डरा रहा था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ?
देन आई विल सॉल्व इट एंड आप अप्रोच भी देख सकते हो कि मेरी इस क्वेश्चन को लेकर अप्रोच क्या रहेगी। अप्रोच वही रहेगी जो मैंने कल पहले क्वेश्चन में आपको बताई थी। हाँ, यूनिट डिजिट जो यूनिटरी मेथड है उससे मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। आफ्ताब भाई, हैव कॉन्फिडेंस। जो आपने पढ़ा है, अगर आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई कितना भी इधर उधर घुमाना चाहे, आपको डटे रहना है अपने आंसर पे। अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन में, जो ये ओनर है सेलफोन शॉप का, वो कस्टमर से 28% चार्ज करता है मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कस्टमर ने सेलफोन परचेज किया है, इसका मतलब जो शॉपकीपर है उसके लिए ये है उस प्रोडक्ट की क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा 100 यूनिट्स है इस मोबाइल फोन की या सेल फोन की कॉस्ट प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 28% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इसमें 28% को ऐड कीजिए, वो आएगी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। 28% ऑफ 100 होता है सीधा सीधा 28, यानी कि इसमें ऐड करेंगे 28, वो आएगा 128 यूनिट्स। लेकिन जो सेलिंग प्राइस असल में है इस आर्टिकल की, वो कितनी है, वो है 8960। इसका मतलब हमारे 128 यूनिट्स किसके बराबर हैं, 8960। यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 8960 डिवाइडेड बाई 128, 4 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने लगाया, मैंने कोई यहाँ पे रटा नहीं मारा है आंसर का। डिविजिबिलिटी रूल, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है कि एक नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स इफ दे आर डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इससे मिलता जुलता एक और डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो होता है 8 का। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, लेकिन 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स। ये भी आप साइड में अगर नोट करना चाहो या अगर आपको आता है तो फिर ठीक है। यह आएगा 4 3 12, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, 4 zeros। फिर से 4 से कटेगा, 4 8, 4 5, 20, 4 6, 4 zeros, 8 1, 8 7, 8 zeros। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई है मेरे पास 70, और कॉस्ट प्राइस मैंने कितनी रखी थी, 100 यूनिट्स। इसका मतलब 100 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू है 70, 70 इंटू 100 हो गया 7000। यही है इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ये अप्रोच किसने लगाई थी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर किसी और को इससे बेटर अप्रोच आती है एंड उसको लगता है कि मेरा टाइम उस अप्रोच से बचता है एंड मेरा उस अप्रोच पे ज्यादा होल्ड है, आई थिंक दैट पर्टिकुलर पर्सन, वेदर वो ही है शी है, वो उसी मेथड से क्वेश्चन उसको सॉल्व करे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई और मेथड आता है और उसी मेथड पे उनका होल्ड है, वो उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करे। ठीक है, ये मेरी सजेशन रहेगी। लेकिन अगर किसी को नहीं आता था और वो सिर्फ फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करता था, ठीक है, तो उनके लिए ये अप्रोच है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। शुड वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इजी है, लेकिन ये मैं पूरा लिखूंगा। ये by selling an article for rupees 480, a person lost 20%.
ठीक है, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शनल भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं, बिकॉज ऑप्शनल से वी गेट आइडिया कि आंसर क्या होना चाहिए। ₹800, ₹760, ₹720, ₹680। सॉल्व कीजिए इसको। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 a person lost 20%. By selling an article for ₹480 a person lost 20%. For what price should he sell it to make a profit of 20%? ठीक है, इसको भी आप उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा जो मैंने आपको सिखाया है। जिनको कोई और मेथड आता है और उनको लगता है कि वही मेथड बेटर है, दे शुड फॉलो दैट मेथड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से जाइए। जो मेथड आपके लिए इजी है, आपको वही मेथड यूज करके आंसर फाइंड आउट करना है। जो आंसर कर रहे हैं 720, वो क्या करें? जिनका आंसर 720 आ रहा है ना, वो क्या करें? नाउ यू वोंट बी ट्रैप्ड है। वो सही है, वो सही है। जिनका 720 आंसर आया है, दे आर करेक्ट। ठीक है, अब आप नहीं डरोगे हैं। नाउ यू नो द ड्रिल। अब मैं किसी दिन गूगली फेंकूंगा, जब सब सो रहे होंगे तब मैं ये गूगली फेंकूंगा। 720, वेरी नाइस। अच्छा, किसने इसको उस अप्रोच से सॉल्व किया जो मैंने सिखाई? जिनको आता था वो तो पता ही है, वो तो कर ही लेंगे। जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई, किसने उस अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? ठीक है, ताहिरा ने सॉल्व किया है, निदा ने उस अप्रोच से सॉल्व किया है, एंड रिज जो भी आपका नाम है वो उसने सॉल्व किया है। ठीक है, बढ़िया। कोई स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? मैं सॉल्व करूं इसको? ठीक है भाई, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे दिया हुआ है कि अगर एक पर्सन एक आर्टिकल को सेल करेगा फॉर ₹480, उसको 20% लॉस होता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं 100 यूनिट्स। अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट्स है, तो इसमें इसको पहले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? पहली ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है 20%। इसका मतलब इसमें 20% आपको कम करना है। 20% कम करने का मतलब क्या है? 20% ऑफ 100 वो सीधा सीधा होता है 20। इसका मतलब सेलिंग प्राइस इन दिस केस होगा 80 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस इन दिस केस होगा 80 यूनिट्स। लेकिन ये कहता है कि इसने वो सेल किया है फॉर ₹480। इसका मतलब हमारे 80 यूनिट्स किसके बराबर हैं? 480 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, ये आएगा 480 डिवाइडेड बाई 80। 0 0 कैंसिल, 8 1 8 6। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 6। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 इंटू 6। 6 इंटू 100 हो गया 600। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹600। अब ये कहता है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए 20%। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या रहे, क्या रखें हम इस आर्टिकल का? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 600, और प्रॉफिट होना चाहिए 20%। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए?
20% कैलकुलेट कीजिए 600 का, 60 प्लस 60, इसका 10% होगा 60 इंटू 2, वो होगा 120, ये इसको ऐड कर दीजिए इसमें, ये आएगा 720, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइस, बिफोर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, दिमाग में एक और चीज आ रही है जो हमने डिस्कस नहीं की, आधे लोग गालियां दे रहे होंगे या बोल रहे होंगे सारा शायद तागनी, ठीक है, वो क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी आपको कैलकुलेट करना हो, इसकी मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूं। मेरे पास एक नंबर है 1200, मेरे पास एक नंबर है 1200, मैंने आपसे कहा कि इस 1200 में मैंने क्या किया, मैंने इसमें 20% ऐड किया, 1200 में मैंने पहले क्या किया, 20% ऐड कर दिया, उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है उसमें मैंने फिर से 20% ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, मेरे पास एक नंबर था 1200, मैंने उसमें 20% ऐड कर दिया, उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू आई है उसमें मैंने 20% फिर से ऐड कर दिया। अब आपको बताना है यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होगा। एक तरीका क्या है, जो नॉर्मल तरीका है वो कहता है कि, जस्ट ए सेकंड, स्पेस कम पड़ जाएगी बीच में, नॉर्मल तरीका है कि आप निकालिए 20% ऑफ 1200, 20% ऑफ 1200 होता है 120 इंटू 2, ठीक है, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, या आया 240, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, वो कितना आएगा, 1200 प्लस 200 हो गया 1400, ये आएगा 1440, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेप, वो क्या है, एक और स्टेप है, अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये वाली 1440, इसमें हमें फिर से 20% ऐड करना है, इसका 10% हो गया 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 1440 में अब आपको क्या करना है, ऐड करना है 288, ये कितना आएगा, 8 8 प्लस 4 12, 2 4 6 7, यह आएगा मेरे हिसाब से 1728। कैलकुलेशन का देख लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कैलकुलेशन, शायद गलत हुआ हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मेरे पास एक नंबर है 1200 फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें 20% ऐड किया, मेरे पास वैल्यू आई है 1440, फिर जो वैल्यू आई इसमें मैंने फिर से 20% ऐड कर दिया, मेरे पास वैल्यू आई है 1728, ठीक है, ये मैंने आपको यहां पे समझाया। अगर किसी ने एग्जाम में ऐसा दिमाग लगाया, कैसा, खतरनाक दिमाग उसने लगाया कि अगर इसमें कहा है, वैसे ये डिस्काउंट के केस में पूछा जाता है आमतौर पे, या कभी शायद ऐसे भी पूछा जाए कुछ कोई क्वेश्चन कि 2 बार किसी में डिक्रीज किया है इतना इतना परसेंट या इंक्रीज किया है इतना इतना परसेंट, अगर एग्जाम में आपने ऐसा दिमाग लगाया कि पहले 20% बढ़ाना है और बाद में 20% बढ़ाना है, क्यों ना एक ही बार में 40% ऑफ 1200 हम कैलकुलेट करें, अगर आपने ऐसा दिमाग लगाया तो वो बिल्कुल क्वेश्चन गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, एग्जामिनर ने पूछा था, एग्जामिनर ने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि अगर 1200 है, इसमें हमने 20% ऐड किया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आपको 20% ऐड करना है और आपको बताना है वैल्यू क्या आएगी। आपने लेकिन क्या किया, आपने किया 1200 एंड इसी को लेकर आपने दोनों परसेंटेज वैल्यूज कैलकुलेट किए, जबकि बस ये वाला वैल्यू इसको लेकर कैलकुलेट करना था, ये वाला वैल्यू इसको लेकर कैलकुलेट करना था, आपने दोनों वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू 1200 कैलकुलेट किए, इसलिए आपका जो सोचना था वो गलत है। एक तरीका है, आप जो मैंने ऊपर सिखाया आप वैसा करो, पहले क्या करो, जो चीज है उसमें
वो पर्टिकुलर परसेंटेज ऐड करो, आप पहुंच जाओगे एक वैल्यू तक। उसके बाद आप उसमें 20% या जितना भी करना होगा, यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज इक्वल ले ली, आप अनइक्वल भी ले सकते हो। उसके बाद वो पर्टिकुलर परसेंटेज इस वाले नंबर में ऐड करोगे और आपके पास फाइनली आंसर आएगा। दूसरा तरीका है यही सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला होती है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला नोट कीजिए। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला क्या होती है? इसकी फॉर्मूला होती है a परसेंट प्लस b परसेंट प्लस ab डिवाइडेड बाई 100। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला होती है a परसेंट प्लस b परसेंट प्लस ab डिवाइडेड बाई 100। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1200 ही होगा, ठीक है, मैं विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू यहां पे एक बार में ही वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ ऐसे कि मैं 1200 पे 20% कैलकुलेट करूं, उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आएगी, उसके बाद इसका 20% कैलकुलेट करूं, मेरे पास फाइनली आंसर आएगा। इससे अच्छा है मैं यहाँ पे एक ऐसी परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और उस परसेंटेज वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, मेरे पास यही आंसर आएगा 1728। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज मतलब एक ही स्टेप में आपको ये दो परसेंटेज वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं एक ही स्टेप में। देखिए अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे पहले 20% ऐड किया, उसके बाद 20% ऐड किया। फॉर्मूला क्या है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की? a परसेंट प्लस b परसेंट प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। a परसेंट कितना है 20, b परसेंट कितना है 20 प्लस उसके बाद 20 इंटू 20, ए बी मतलब a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 20 प्लस 20 हो गया 40, 40 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4। इसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज कितना है 44। इसका मतलब 1200 जो आपके पास है इसका 44% आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 1728 सीधा सीधा। एक बार कैलकुलेट करके देखिए, ये 20 कैंसल, 44 इंटू 10 प्लस 2, 44 इंटू 12 मतलब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज किया, ये आएगा 440 और उसके बाद 2 4 इज 8, 2 4 इज 8, ये आया 8 2 और 3 328, कितना आएगा 528 और 1200 में 528 ऐड कर दीजिए, आपके पास आएगा 1728। यही है करेक्ट आंसर। किसको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? रिपीट किसको करना है एंड समझ में किसको आया? सर एक अगर डिक्रीज में दिया होगा, इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं वो भी। फिलहाल जो मैंने बताया वो अगर समझ में आया तो बढ़िया है। समझ में आया? लास्ट स्टेप रिपीट, ठीक है, लास्ट स्टेप रिपीट करना है। लास्ट में जो आपने सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेट किया ना, एक तो होता है आपने ये रास्ता लिया था, पहले 20% ऐड आपने कैलकुलेट किया था 1200 का, आपके पास आया था 1440। उसके बाद आपने फिर से 20% कैलकुलेट किया 1440 का, आपके पास आंसर आया था 1728। इंस्टेड कि आप दो बार परसेंटेज वैल्यूज कैलकुलेट करो, आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज की वैल्यू मिलती है, वो अगर आप कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू 1200, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो 1200 में ऐड कर दीजिए, आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब है जो आपने ये दो बार परसेंटेज इंक्रीज किया है, आपको एक ही बार में ऐसी वैल्यू मिलेगी, वो अगर आप कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, आप सीधा सीधा इस वैल्यू तक पहुंच जाओगे। ठीक है, वही मैंने यहां पे लिखा, अगर सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होगा तो इसकी फॉर्मूला होती है a परसेंट प्लस b परसेंट प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, a परसेंट है 20%, b भी है 20%, उसके बाद a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे जो इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज है या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है वो है 44%। उसके बाद आपको जो बेस वैल्यू थी यानी कि जो पहली वाली वैल्यू थी 1200, इसी का आपको 44% कैलकुलेट करना है। 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1200, ये 20 कैंसल, यहाँ पे आप 44 इंटू 12 कीजिए, वही आता है 528, उसको आपको 1200 में जोड़ना है, वो आएगा 1728। समझ में आया?
ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज, ऐसे ही होता है सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 1500, मैंने आपसे कहा कि इसमें मैंने 10% डिक्रीज किया, इसमें मैंने 10% कम किया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी 1350। मैंने इसका 10% कैलकुलेट किया, वो है 150, 1500 में से 150 सबट्रैक्ट किया, मेरे पास आई वैल्यू 1350। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब मैंने यहाँ पे इसमें, अब मैंने यहाँ पे 30% कम किया, अब मैंने यहाँ पे 30% कम किया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे इसका 30% कैलकुलेट कीजिए, वो आएगा 135 इंटू 3, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 3 9, 10 3 1 3, 205 305, 1350 माइनस 305। ठीक है, 5 4 कितना आएगा? ये आएगा 1045 मेरे हिसाब से। गाइज यहाँ पे हेल्प कर दीजिए अगर गलत है। थ्री 5 ठीक है 15 5 1 कैरी, 3 3 9 10 0 1 कैरी, 3 1 3, हाँ 405 यहाँ पे कैलकुलेशन है। इसका मतलब 1350 में से सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं भाई यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है ना, फिर से डिक्रीज किया है मैंने, इसमें 405, इसमें 405 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर क्या आएगा? 10 माइनस 5 होता है 5, यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 0 हो गया 4, ये आया है 940। ये बताइए ये सही है वैल्यू? यस सर। 945 मेरे पास लास्ट में वैल्यू बची है। अब सक्सेसिव परसेंटेज कहता है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज ट्वाइस, इट इज बेटर कि अगर आप एक बार में ही एक इफेक्टिव परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके बाद वो परसेंटेज वैल्यू आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आप सीधा सीधा 945 तक पहुंच जाओगे। इस केस में जो फॉर्मूला होती है वो किसके बराबर होती है? -a% माइनस b% और उसके बाद -a% माइनस b% और -a माइनस b होता है +ab डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू? -10 -30 और +10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, आंसर आएगा -10 -30 होता है -40 +3, ये आएगा -37%। इसका मतलब 1500 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 37% ऑफ 1500। आप देखिए आंसर आएगा 945। एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए, एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 2 0 कैंसल, 37 इंटू 15, 10 + 5 ये आएगा 370 और 5 7 35, 5 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18 ये आया 5 555। 1500 माइनस 555 वही होता है 945। ठीक है गाइज, समझ में आया? फॉर्मूला आपको याद रखनी है। फॉर्मूला क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज के केस में फॉर्मूला है -a माइनस b प्लस ab डिवाइडेड बाई 100, -a माइनस b प्लस ab डिवाइडेड बाई 100। एंड जिसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर भाई कभी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू है, पहले होगा ये 1200 है, इसमें आपने पहले इंक्रीज कर दिया x% और उसके बाद जो वैल्यू आई है उसके बाद डिक्रीज कर दिया है y%। इसका मतलब इस केस में जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होगा, आपको क्या लेना है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसका मतलब +x माइनस y, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए इस केस में, और उसके बाद प्लस इंटू माइनस -xy डिवाइडेड बाई 100। यही है क्या फॉर्मूला भाई? अगर एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, यही फॉर्मूला आएगी ना फिर, +x माइनस y माइनस xy। एक बार आप इसको चेक कर लेना, एक बार आप इस फॉर्मूले को चेक कर लेना, एक वैल्यू ले लेना, उसके बाद इसमें कुछ एक बार चेक ही कर लेते हैं इसमें क्या ही है, जस्ट ए सेकेंड, एक चेक ही कर लेते हैं इसमें क्या है। एक बार आप भी देख लीजिए, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 2000 कोई वैल्यू है, इसमें मैंने पहले 10% ऐड किया,
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू कितनी आएगी 2200। उसके बाद मान लीजिए मैंने इसमें 5% कम किया, 5% कम करने का मतलब है 220 डिवाइडेड बाई 2 110, 2200 माइनस 110 वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 2090 मेरे हिसाब से 2090। कैलकुलेशन का एक बार देख लेना, सही है ये वैल्यू। पहले मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, मेरे पास वैल्यू आई है 2200। उसके बाद मैंने इस 2200 में 5% कम किया, मेरे पास वैल्यू आई है 2090। वैल्यू सही है गाइस? यस सर। ठीक है, अगर वैल्यू सही है इसके बाद एक बार हम फॉर्मूले के थ्रू भी जाएंगे। यहाँ पे पहले हमने इंक्रीज किया है, उसके बाद डिक्रीज किया है, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो गया, -5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये कितना आएगा, 10 माइनस 5 हो गया 5, और माइनस 1 0 1 0 कैंसल, यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, कितना आएगा ये 10 इंटू 5 हो गया 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, 50 माइनस 5 कितना हुआ 45 डिवाइडेड बाई 10, 45 डिवाइडेड बाई 10 होता है 4.5%। ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है 2000 में। आप एक बार 4.5% ऐड कीजिए, आप देखिए वैल्यू क्या आती है। अगर वैल्यू सही आती है 2090 इसका मतलब हम सही है। एक बार इसको चेक कीजिए जल्दी से और बताइए वैल्यू आती है क्या 2090। अगर वैल्यू सही आ रही है दैट मीन्स जो हमारी फॉर्मूला है जो हमने सोचा वो सही है। एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन हाँ अगर पूछा जाए तो फिर मेथड यही है, जो इंक्रीज होगा उसको पॉजिटिव, जो डिक्रीज होगा उसको नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया गाइस? यस सर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ और। जस्ट ए सेकेंड, लैपटॉप बंद हो गया सॉरी। क्वेश्चन है कि एक पर्सन है उसका नाम है ए, ही सेल्स एन आर्टिकल, he sells an article to B। लेकिन जो A है इसको ये आर्टिकल पड़ा था, जो A है इसने ये आर्टिकल खुद खरीदा था 400 रुपीज में, इसने ये आर्टिकल बेचा किसको, ये बेचा B को, he sold it to B। और A जिसने खुद एक आर्टिकल खरीदा था 400 रुपीज में, A ने एक आर्टिकल को खरीदा था 400 रुपीज में, इसने इस आर्टिकल को बेचा टू B। लेकिन ए को इस ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, मैं इंग्लिश में भी उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ट्रांजैक्शन पे ए को 20% प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो बी है उसने जब इसको सेल किया, उसने सेल किया इसको सी को, एंड बी को भी प्रॉफिट मिला कितना 10%। जब मैं प्लस लिखूंगा ना आपको समझ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए पी लिख रहा हूँ। ए ने किसी चीज को खरीदा था 400 रुपीज में, एंड ही सेल्स दैट आर्टिकल टू बी, एंड इस ट्रांजैक्शन में जो ए है इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। जो बी है उसने फिर इस आर्टिकल को सी को सेल किया, एंड इस ट्रांजैक्शन में जो बी है इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है जो सी है, जो सी है उसने कितना पे किया टू बी। 576। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। A sells an article which cost him rupees 400 to B at a profit of 20%. B then sells it to C, making a profit of 10% on the price he paid to A. How much did C pay to B?
ये है ऑप्शन 472, 476, 528 एंड 532। 528. जो भी सर सॉरी, लेकिन जो भी लोग जल्दी जल्दी निकाल लेते ना, आप लोग प्लीज ऐसे बोला मत करो। हम लोग बहुत ही ज्यादा ना फिर इन्फीरियर सा ऐसे, हम पहले ही हम मैथमेटिकली बहुत वीक हैं, तो हमें फिर बहुत ही ऐसे मेंटली और लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, फिर हमें और स्लो हो जाता है कैलकुलेशन में। तो प्लीज आप अपने तक थोड़ा टाइम, जब तक सर पूछे ना, प्लीज ऐसे मत बोला करो। I am repeating the question again. Question है कि A sells an article which cost him rupees 400 to B at a profit of 20%. B then sells it to C, making a profit of 10% on the price he paid to A. How much did C pay to B? सबने इसको सॉल्व किया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा सो दैट यू गेट टू नो के अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल है, क्वेश्चन है एक आर्टिकल है, इसको अगर हमने सेल किया, एक आर्टिकल है अगर हमने इसको सेल किया है फॉर रुपीज 625, ठीक है, इस केस में प्रॉफिट होता है। एक आर्टिकल है अगर हमने इसको सेल किया फॉर रुपीज 625, इस केस में प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इसी आर्टिकल को हमने सेल किया फॉर रुपीज 435, अगर हमने इस आर्टिकल को सेल किया फॉर रुपीज 435, इस केस में क्या होता है? इस केस में लॉस होता है। इस केस में क्या होता है? लॉस होता है। एक आर्टिकल है अगर हमने इसको सेल किया फॉर रुपीज 625, हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमने इसको सेल किया फॉर रुपीज 435 तो हमें लॉस होता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो ये, अगर इसको इस प्राइस पे सेल किया, जो यहां से प्रॉफिट मिलता है, और अगर हमने इसको इस प्राइस पे सेल किया, जो यहां से लॉस होता है, ये वाला प्रॉफिट इस वाले लॉस के बराबर है। मैं इंग्लिश में भी अभी क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है? आपको बताना है इस केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू व्हाट। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है? द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 625 is same as the loss incurred after selling the article for rupees 435. The cost price of the article is, एक बार फिर से, the profit earned after selling an article for rupees 625 is same as the loss incurred after selling the article for rupees 435. The cost price of the article is, ऑप्शंस भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। ऑप्शंस हैं रुपीज 520, रुपीज 530, रुपीज 540, रुपीज 550। सॉल्व कीजिए।
सबने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरे दिमाग में यहाँ पे एक अप्रोच ट्राई कर रही है, लेट अस सी उससे सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो जिन्होंने सॉल्व किया उनसे हेल्प ले लेंगे, इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एंड यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पता है। हम अज्यूम कर लेते हैं इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है एक्स। इस केस में जब हमने इसको सेल किया फॉर ₹625, हमें क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने अज्यूम किया है एक्स। प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस है 625 माइनस एक्स, ये है प्रॉफिट। अब जब हमने इसको सेल किया फॉर ₹435 तो हमें लॉस हुआ है। लॉस इसकी फॉर्मूला क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है एक्स, बिकॉज आर्टिकल एक ही है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस एक्स ही लिया है, और माइनस करेंगे इसमें 435। क्वेश्चन कहता है कि ये वाला प्रॉफिट इस वाले लॉस के बराबर है। अगर LHS बराबर है इसका मतलब RHS भी बराबर होंगे। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 625 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 435। सॉल्व कीजिए इसको, 625 435 लाइक टर्म है, इसको इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, 435 इज इक्वल टू एक्स, इस वाले एक्स को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, आएगा प्लस एक्स। 600 प्लस 400 हो गया 1000, और ये आएगा मेरे हिसाब से 1060 इज इक्वल टू 2x, और 2x की वैल्यू आएगी 1060, x की वैल्यू आएगी 1060 डिवाइडेड बाय 2। 2 5 is 10, 2 3 is 2 zeros, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी, ऑल्दो ये मुझे न्यूमरेटर में लिखना था, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 530। ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। समझ में आया गाइस? यस सर। आगे चले, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट पे और पकड़ हो जाए हमारी स्ट्रांग। ठीक है, आगे चले या जल्दी से प्लीज रिपीट करवा दे। ठीक है, मैंने बोला कि एक आर्टिकल है, अगर हमने इसको सेल किया फॉर ₹625 तो हमें इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है, लेकिन इसी आर्टिकल को अगर हमने सेल किया फॉर ₹435 इस वाली ट्रांजैक्शन में हमें लॉस होता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो ये वाला प्रॉफिट है ना, वो इस लॉस के बराबर है, यानी कि अमाउंट की केसेस में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है एक चीज का 100, मैंने इसको सेल किया 150 रुपीज पे, ये है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है इस केस में, 50। अब अगर कॉस्ट प्राइस है 100, फिर से यही आर्टिकल है, मैंने इसको सेल किया फॉर ₹50, लॉस क्या है, लॉस कितना है इस केस में, लॉस कितना है इस केस में, 50। इसका मतलब यही क्वेश्चन भी यही है कि अगर हमने किसी चीज को 625 रुपीज पे सेल किया, उसकी कॉस्ट प्राइस जो भी रही होगी, लेकिन जो प्रॉफिट रहा होगा वो किसके बराबर है, वो उस लॉस के बराबर है जब हमने इस आर्टिकल को सेल किया होगा फॉर ₹435। इस सेलिंग प्राइस पे सेल करने से लॉस हुआ है, इस सेलिंग प्राइस पे सेल करने से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो इस सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है वो इस सेलिंग प्राइस पे जो लॉस हुआ है उसके बराबर है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने लेट किया जो कॉस्ट प्राइस है इस आर्टिकल की वो है x। पहले केस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 625, कॉस्ट प्राइस मैंने अज्यूम किया है x, ये है प्रॉफिट इन दिस केस। और जब लॉस हुआ है, इसका मतलब लॉस की फॉर्मूला होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है x, सेलिंग प्राइस है 435, ये है लॉस। क्वेश्चन कहता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है, अगर LHS बराबर है इसका मतलब राइट हैंड साइड को हम, जो राइट हैंड साइड्स हैं इन दो इक्वेशंस के, वी कैन इक्वेट देम आल्सो। इसका मतलब 625 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 435। आप लाइक टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कीजिए, आपके पास लास्ट में x की वैल्यू आ जाएगी 530। समझ में आया?
आगे चलें। जस्ट ए सेकेंड, एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी। If the selling price of 10 articles, if the selling price of 10 articles is the same as cost price of 12 articles, find the gain percent in this case. सॉल्व कीजिए इसको। If the selling price of 10 articles is the same as cost price of 12 articles, find the gain percent in this case. If the selling price of 10 articles is the same as cost price of 12 articles, find the gain percent in this case. If the selling price of 10 articles is the same as cost price of 12 articles, find the gain percent in this case. सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं? सबने इसको सॉल्व किया या मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं? Should I solve this question? Yes, sir. यहां पे जो मेरे दिमाग में अप्रोच आ रही है वो क्या है? वो ये है कि हम एक यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम अज्यूम कर लेंगे। एक यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है? या हम इसको ऐसे करेंगे, ये जो 12 आर्टिकल्स हैं हमें नहीं पता पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितनी है, हम लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट x है, ठीक है? लेकिन जो इनका जो कॉस्ट प्राइस है ये है आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू प्राइस पर यूनिट। ये हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं 1000,
ठीक है, ये मैंने अमाउंट यहाँ पे लिया है 1000, ठीक है, या मान लेते हैं 1200 सो दैट फिर डिवीजन करने में आसानी हो जाए। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है पर यूनिट वो कितना आएगा, वो आएगा 1200 डिवाइडेड बाई 12, वो आएगा प्राइस पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट वो है 100, ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। और जो सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स वो मैं मान लेता हूं y, कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मान लेता हूं मैं y, ठीक है, और मैंने 10 आर्टिकल्स को सेल किया है, उस टाइम पे जो सेलिंग प्राइस आएगा वो भी आएगा 1200। यही हुआ ना कि 10 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 1200 है, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस भी 1200 एंड 10 आर्टिकल्स का भी सेलिंग प्राइस 1200। मैंने यहाँ पे प्राइस पर यूनिट यानी कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट पता किया, वो है 100। अब मैं पता करूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो आएगा y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, ये आया 120। यानी कि जो एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, लेकिन मैंने इसको सेल किया है, इसकी सेलिंग प्राइस है 120। 100 से 120 हम आए हैं, इसका मतलब 20% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब गेन परसेंटेज इन दिस केस इज 20%। अप्रोच किसको समझ में आई और रिपीट किसको करना है? अप्रोच किसको समझ में आई एंड रिपीट किसको करना है? ठीक है, एक्स को हमने 10 माना क्या, इधर 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200 आया। मैं रिपीट करूंगा ना भाई फिर से, आप यहाँ पे देखिए ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल्स का ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस होगा टोटल में, सेलिंग प्राइस जो टोटल होगा 10 आर्टिकल्स का, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स के बराबर है। यानी कि 12 आर्टिकल्स को जो जिस प्राइस पे हमने खरीदा होगा वो बराबर है जब हमने 10 आर्टिकल्स को सेल किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का मुझे नहीं पता, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मुझे नहीं पता, मैंने वो अज्यूम किया x, और जो कॉस्ट प्राइस है 12 यूनिट्स का, ठीक है, 12 यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस इनटू प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का मैंने प्राइस रखा x, टोटल में कितना होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो अज्यूम की है वैल्यू 1200, मैंने ये वैल्यू भी अज्यूम की है 1200। और जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मेरे पास आएगी ना, ये है क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस पर यूनिट। ये आपको पता है कि अगर मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, अगर मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं और मैंने एक पेंसिल को 5 रुपीज में खरीदा है, इसका मतलब टोटल मैंने कितना स्पेंड किया होगा, 5 इंटू 10 हो गया 50। वही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहा हूं कि अगर मेरे पास, अगर मैंने 12 आर्टिकल्स को परचेज किया होगा, उनकी पर यूनिट मुझे पता होगी ना कॉस्ट प्राइस, वो मैंने लिया है x, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है ना 1200, ये है अज्यूम्ड वैल्यू। इसको मैंने अज्यूम क्यों किया वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1200 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 0 0, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 100। x मतलब एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस मेरे पास आई है 100 रुपीज, मैंने 12 आर्टिकल्स खरीदे, इसका मतलब मैंने स्पेंड किया होगा 1200 रुपीज। और सेलिंग प्राइस जो होगा 10 आर्टिकल्स का, वो भी किसके बराबर है? अगर मैंने यहाँ पे 1200 अज्यूम किया तो इस केस में एक तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे पता होना चाहिए कि मैंने एक आर्टिकल को कितने में सेल किया है, वो मैं मान लेता हूं y। मैंने 10 आर्टिकल्स सेल किए हैं, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है y, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, और मैंने 10 आर्टिकल सेल किए हैं। जो 10 आर्टिकल्स मैंने सेल किए उसमें जो पैसा है, और जो मैंने 12 आर्टिकल्स परचेज किए हैं उसमें जो पैसा है, वो बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया वही वैल्यू मैंने यहाँ पे भी लिखी है ना। इसका मतलब जो y है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट, वो आएगी 1200 डिवाइडेड बाई 100, 2 0, यहाँ पे कितना 1200 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 कैंसल, y की वैल्यू आएगी 120। यानी कि जो मैंने आर्टिकल्स खरीदे थे उसमें जो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो आई है 100, और जब मैंने आर्टिकल्स को सेल किया, एक आर्टिकल को मैंने सेल किया है फॉर रुपीज 120।
अब मुझे गेन परसेंट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट या 100 पीस और सेलिंग प्राइस है 120। इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है 20% इंक्रीज हुआ है। अगर नहीं दिख रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज निकालिए या प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 20 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये 0 कैंसिल, आंसर आया 20। समझ में आया? आ गया सर, समझ में सारा आ गया, पर हम अज्यूम 1200 की जगह 120 भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है भाई। मैंने यहाँ पे इसलिए 1200 लिया बिकॉज मुझे लगा कि हम यहाँ पे 12 से सीधा 1200 को काट सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो आपने यहाँ वैल्यू ली आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपसे फिर सेम नीचे 12 से सीधा सीधा कट जाए, और वही वैल्यू यहाँ पे भी लेनी है। ऊपर हमने वही वैल्यू लेनी है जो 12 के साथ कटे डायरेक्ट। 1200 कटती है ना भाई, या 120 भी मतलब कट सकती है। 240 240 भी ले सकते हो। अगर ठीक। 240 यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी 240 फिर लेना है। ठीक, थैंक यू आप भाईजान। एक बार ट्राई करके देखो, आप एक बार ट्राई करके देखो भाई, आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको कोई और वैल्यू ले लेके। ओके ओके भाईजान। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है, ऐसे जी क्वेश्चन जी जेके एसएसबी पूछता है। समझ में आया गाइस? जी जी। आधे तो बेचारे सो गए, आधे निकल लिए हैं। बहुत सही है। क्या ही करेंगे बेचारे ये वहां पे एग्जाम में मासूम। अभी सो गए सर, जिंदगी सुलाएगी शुरुआत में, इससे अच्छा अभी कंप्रोमाइज कर लेते हैं थोड़ा। यार मैं भूल गया ऑफिस। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का है ₹380। मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का है ₹380। कहता है कि शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को 5% का। आप बताइए सेलिंग प्राइस क्या है? तो ये तो बेकार ही सवाल है, क्या ही पूछना। ये तो आप जुबानी कर लोगे हैं, अब तो आप ट्रेन हो गए हो हैं। बहुत सही, ये तो आप जुबानी कर लोगे आप। इसका आंसर क्या आएगा? 365 380 है, डिस्काउंट 5% दिया गया है, सेलिंग प्राइस बताना है इस केस में। बहुत सही, 361। इसमें तो पेन भी नहीं उठाना है। 38 का आधा, 38 का आधा होता है 19। 380 में से 19 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर है 300। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है ना?